Now today's topic will be functions. First of all, as you already have may have read in C++, a function is simply a block of code which is able to perform a particular task. जब भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ set of instructions ऐसी है जो बार बार हमें लिखनी पड़ रही है, बार बार एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसको हम एक ही जगह रख देते हैं और उसका एक नाम रख देते हैं। और उसको बना लेते हैं एज अ फंक्शन। सो व्हाट इज अ फंक्शन? इट इज सिंपली अ सेट ऑफ कोड। अब उस सेट ऑफ कोड को उसके नाम से हम कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एग्जीक्यूशन टाइम तो डिक्रीज नहीं होगा लेकिन हमारे कोड का लेंथ डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कुछ काम करना है और या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसको सॉल्व करने के लिए 5 लाइंस ऑफ कोड है और यही सॉल्यूशन जो है हमें अपने प्रोग्राम में 10 जगह पे लिखना है, सो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड विल इंक्रीज टू 50। इसका मतलब सेम 5 लाइनें जो कोड की है वो 45 टाइम्स रिपीट हो रही है। अब इस चीज को कम करने के लिए व्हाट वी डू, वी राइट दीज 5 लाइंस ऑफ कोड इनसाइड अ ब्लॉक एंड नेम दिस ब्लॉक। और ये जो अब ब्लॉक बन जाता है इसको फंक्शन कहा जाता है। और जहां जहां पे भी अब मुझे 10 जगहों पे ये यूज करना था, एग्जीक्यूट करना था, वहां पे मैं सिर्फ इसको कॉल करता जाऊंगा। इसका मतलब वहां फिर से मुझे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस उसको सिर्फ कॉल करना है और वहां पे वो एग्जीक्यूट होता जाएगा, जिसकी वजह से अब एक्स्ट्रा लाइंस जो है, पहले 50 लाइंस एक्स्ट्रा थी, अब 50 नहीं होंगी। नाउ देयर विल बी ओनली, एक तो 5 लाइनें ये फंक्शन की और 10 जगहों पे एक फंक्शन कॉल हो गया, 10 प्लस 5 इज 15, सो देयर विल बी ओनली 15 लाइंस ऑफ कोड। जबकि अगर फंक्शन हम यूज नहीं कर रहे हैं देन वी विल बी हैविंग 50 lines of code. So this hypothetical example demonstrates how the functions can reduce the length of the code. और इसके अलावा फंक्शन की मेन एडवांटेज ये है, इट हेल्प्स इन कोड रीयूजेबिलिटी, दैट इज वंस रिटन ए फंक्शन दैट कैन बी अगेन यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। तो एक ही कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं, दैट इज कोड रीयूजेबिलिटी। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन इज it helps to implement modularity in the program, that your complete program can be now converted organized in the form of different modules। मतलब ये कुछ लाइंस ऑफ कोड एक काम करेंगी, कुछ लाइंस ऑफ कोड दूसरा काम करेंगी, कुछ लाइंस ऑफ कोड तीसरा काम करेंगी, जिसकी वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो आपको इजीली समझ आ सकता है। you can easily understand various programs और एनी प्रोग्राम, तो उसको समझने में भी आसानी होती है। हमने पाइथन में अभी तक फंक्शन यूज किया है, हालांकि अभी पढ़ा नहीं, ना वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज अ फंक्शन, लेकिन हमने ये प्रिंट फंक्शन यूज किया है पहले से ही, क्योंकि प्रिंट जब भी हम लिखते थे उसका कोड हम नहीं लिखते थे, ये प्रिंट काम कैसे करेगा, तो उसका कोड पहले से ही कंपाइलर या इंटरप्रेटर में पहले से ही मतलब लिखा हुआ है। वी ओनली कॉल दिस फंक्शन, सो दिस प्रिंट इज ए इनबिल्ट फंक्शन। तो इसी तरह हमने बहुत सारी इनबिल्ट फंक्शंस और इनबिल्ट मेथड्स यूज किए हैं। जैसा मैंने इससे पहले भी बोला है कि पाइथन में दो चीजें होती है, एक तो फंक्शन होता है और तो दूसरा मेथड होता है। इम्प्लीमेंटेशन वाइज दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फर्क ये है, मेथड जो होता है दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल, अगर स्ट्रिंग का कोई मेथड है तो उसको सिर्फ स्ट्रिंग के वेरिएबल से ही हम एक्सेस कर पा सकते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर, जबकि फंक्शन जो होता है वो जनरलाइज्ड होता है, उसके ऊपर आप बहुत सारे डेटा टाइप्स, बहुत सारे वेरिएबल्स पे अप्लाई किया जा सकता है। जिस तरह प्रिंट जो है, प्रिंट एक लिस्ट को भी प्रिंट करेगा, डिक्शनरी को भी प्रिंट करेगा और स्ट्रिंग को भी प्रिंट करेगा और किसी भी टाइप को प्रिंट करेगा, जबकि अगर अपर एक मेथड होता है वो सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल से ही कॉल किया जा सकता है। लेकिन दोनों जो है, दोनों एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो हम उस हिसाब से कह सकते हैं बोथ आर फंक्शंस। लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं या इसको कॉल करते हैं, वहां पे हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, फंक्शन एंड मेथड। तो जिस तरह हमारे पास ये प्रिंट है, अपर है या len फंक्शन है, इसी तरह बहुत सारी फंक्शंस हमने अभी तक पढ़ी है। इसके अलावा द यूजर कैन इटसेल्फ क्रिएट अ न्यू फंक्शंस, उसको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ to create these user defined functions. First of all, before creating any function, there are simple rules. पहला ही रूल है, फंक्शन ब्लॉक बिगिंस विद द कीवर्ड def। जिस तरह आप C++ में जब फंक्शन बनाते हैं
आप वहां पे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आर्ग्यूमेंट लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार और एंड के बीच में फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। यहाँ पे उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी आप कोई फंक्शन बनाएंगे उसके नाम के आगे पहले लिखा होना चाहिए एक कीवर्ड, दैट इज डीईएफ। डीईएफ से ही कंपाइलर या इंटरप्रेटर को समझ आ जाता है कि इसके बाद वाला जो कोड है वो इस फंक्शन का होगा जिसका नाम इस डीईएफ के आगे होगा। तो उस डीईएफ के बाद क्या होगा, देयर विल बी अ फंक्शन नेम, देन वी विल बी हैविंग द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, ये वाले ब्रैकेट यूज किए जाएंगे, स्मॉल ब्रैकेट। इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ही है हम पैरामीटर्स लिख सकते हैं। नाउ व्हाट आर दीज पैरामीटर्स? पैरामीटर बोलो या आर्ग्यूमेंट बोलो, दीज आर द वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल्स के ऊपर वो कोड एग्जीक्यूट होगा जो इस फंक्शन के अंदर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक पेन है और मुझे इस पेन के अंदर इंक डालनी है, जब जब तक मैं आपको वो पेन ना दूं तब तक आप उस पेन में इंक डाल नहीं सकते, और आपको पता है पूरा का पूरा प्रोसीजर उस पेन में इंक डालने का। तो आपका ये जो प्रोसीजर है उसको फंक्शन मान लो, मेरा पेन जो है उसको आर्ग्यूमेंट मान लो। तो मैं ये पेन आपको दे रहा हूं, तो आपके पास इस पैरेंथेसिस में उसको कैच करने का कोई प्रोसीजर होना चाहिए जिसकी वजह से वो उस पेन को ले लेगा और उसके बाद उस पेन में अपना प्रोसीजर इंप्लीमेंट करके उसमें इंक डाल देगा। सिमिलरली जब भी इसी तरह जब हमें फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल्स को, दो इंटीजर्स को या फ्लोटिंग वेरिएबल्स को या डेटा को ऐड करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे जिसके अंदर एडिशन का कोड लिखा होगा। लेकिन यहाँ पैरामीटर में दो वेरिएबल्स बने हुए होंगे जो कैच करेंगे उन दो वैल्यूज को जिनको हमें ऐड करना है। तो जो ही हमने ऊपर ये लिख दिया, डीईएफ लिख दिया, उसके बाद फंक्शन नेम लिख दिया, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं। अगर है आर्ग्यूमेंट तो उतने आर्ग्यूमेंट लिखने हैं, अगर कोई नहीं है तो सिर्फ खाली छोड़ देना है और उसके आगे आपको ऐसे कॉलन बना देना है। जिस तरह हमने इफ और या लूप्स जब हमने इम्प्लीमेंट किए, इफ एल्स स्टेटमेंट्स इम्प्लीमेंट किए, हर किसी के बाद कोलन लिखा होता था। कोलन सिग्निफाइज की ये जो हम यहाँ लाइन डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस लाइन के आगे वाला कोड जो है वो कुछ वो इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसीलिए उसके आगे कोलन। सो दिस इज द सिंटेक्स, डीईएफ, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद कोलन, कोलन के बाद एंटर करके आप एक ही इंडेंटेशन में अपना पूरा का पूरा क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसके अलावा दिस इज द फाइनल पॉइंट, द स्टेटमेंट रिटर्न एक्सप्रेशन। जिस तरह आप सी प्लस प्लस में अगर आपने रिटर्न टाइप कुछ रखा है, कोई डेटा टाइप रखा है, तो फंक्शन के लास्ट में आप लिखते हैं रिटर्न 0, रिटर्न कोई इंटीजर वेरिएबल, जो भी आप रिटर्न करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे रिटर्न का मतलब होता है, रिटर्न जहां पे भी आप लिखेंगे उसको पढ़ने से दूसरे प्रोग्रामर को ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि दिस फंक्शन is complete here, मतलब this is the end of this function, this is the end of this function body या function definition। क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड है नहीं जिसकी वजह से समझ आ जाए, इसीलिए हम लास्ट में रिटर्न लिख देते हैं। अगर फंक्शन कुछ रिटर्न करती है तो रिटर्न के आगे वो एक्सप्रेशन लिख देते हैं, अगर कुछ रिटर्न नहीं करती तो खाली रिटर्न लिख देते हैं। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन उसको पढ़ने जब दूसरा कोई पढ़ेगा तब उसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। सो दिस इज द सिंटेक्स जो मैं आपको इससे पहले बता रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन ए कीवर्ड डीईएफ। डीईएफ से ही समझ आ रहा है कि इसके बाद फंक्शन का नेम होगा। अब फंक्शन का नेम भी वैसा ही होना चाहिए, उसमें वो सब रूल्स अप्लाई होने चाहिए जो रूल्स आपके वेरिएबल नेम्स में आ जाते हैं। जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जो हमने इसे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं, रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल एंड रूल्स फॉर नेमिंग एनी आइडेंटिफायर, वो सब के सब यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। मतलब किसी भी फंक्शन का नाम जो है उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सब रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे फंक्शन नेम में। उसके बाद पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट, स्टार्ट एंड एंड, और इसके बीच में पैरामीटर्स, जितने भी पैरामीटर या जिसको आप आर्ग्यूमेंट कहते हैं वो यहाँ पे डिफाइन करने हैं। उसके बाद फाइनली यू हैव टू राइट कोलन, और कोलन के बाद आप देख सकते हैं इसकी बॉडी जो है उनकी उसकी इंडेंटेशन एक ही है, और उसकी इंडेंटेशन इसके बराबर नहीं है, डीईएफ के बराबर नहीं है, यहाँ थोड़ी सी आगे है। तो जो ही आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ वो आ जाएगा।
तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फंक्शन की बॉडी लिखेंगे, उसको हम फंक्शन स्यूट भी कहते हैं, जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था व्हाट इज ए स्यूट। तो ये फंक्शन स्यूट है। तो फंक्शन स्यूट तो फंक्शन बॉडी है जो मेन कोड है। उसके बाद जो ही आपका कोड सारा का सारा खत्म हो गया, लास्ट में आप लिख सकते हैं रिटर्न, और जो भी आप रिटर्न करना चाहते हैं। अगर आप कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते तो सिर्फ खाली रिटर्न लिख दो, या कुछ भी मत लिख दो, ये जो हाईलाइटेड है ये सारा मत लिख दो, तब भी चल जाएगा। लेकिन रिटर्न लिखने से ऑटोमेटिकली समझ आ जाता है कि भाई ये जो फंक्शन है यहाँ पे एंड हो रही है। तो अगर ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो एटलीस्ट रिटर्न, खाली रिटर्न लिखने से भी ये समझ आ रहा है कि दिस इज द एंड ऑफ द function definition. So this is the syntax of creating a function. उसके बाद we have various ways of passing the arguments to a function. जिस तरह हमारे पास सी सी प्लस प्लस में डिफरेंट वेज होते हैं, यहाँ कुछ डिफरेंट वेज होते हैं। जिस तरह आपने इससे पहले हमने जब डेटा टाइप्स पढ़े, यहाँ पॉइंटर होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। यहाँ पे जितने भी सब वेरिएबल्स होते हैं दोज आर कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। वो हम तब समझेंगे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, तब वो समझ आ जाएगा आपको। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारा ये जो क्या बोलते हैं इसको, वे ऑफ पासिंग द आर्ग्यूमेंट्स टू ए फंक्शन डेफिनेशन जो होता है वो ये चार तरीके से हो जाता है। एक तो होता है रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट, अनदर इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, अनदर इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, एंड फाइनल इज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब इन्हीं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट। रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट आर द आर्ग्यूमेंट पास टू ए फंक्शन इन करेक्ट पोजिशनल ऑर्डर। मतलब अगर आप एक फंक्शन लिख रहे हैं, उसमें पहले एक इंटीजर वेरिएबल है, उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, उसके बाद स्ट्रिंग है, तो इसी तरीके से अगर आपने पास भी कर दिए, पहले इंटीजर वैल्यू, फिर फ्लोटिंग वैल्यू, फिर स्ट्रिंग वैल्यू, तब उसको कहेंगे हम रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अनदर इज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम क्या था, प्रिंट इन्फो। इसमें दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए मैंने, नेम और एज। अब ये वैसे ही वेरिएबल्स होंगे जैसे यहाँ से पास किए जाएंगे वैल्यूज। तो दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन, जहाँ पे ये दो प्रिंट हो रहे हैं और लास्ट में रिटर्न लिखा है। रिटर्न सिग्निफाइज की ये वाली फंक्शन खत्म हो गई। अब यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। कॉल कैसे करेंगे हम, सीधे ही फंक्शन का नाम लिखना है और यहाँ पैरामीटर पास करने हैं, जिन पैरामीटर्स पे आपको ये फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना है। अगर आपने ऐसे लिख दिया एज इज इक्वल टू 50 एंड नेम इज इक्वल टू मिकी, तो ऑटोमेटिकली अब देखिए यहाँ पहला पैरामीटर जो है वो एज है, जबकि यहाँ एज दूसरा पैरामीटर है। तो अगर मैंने यहाँ खाली 50 लिखा होता और यहाँ खाली मिकी लिखा होता तो 50 चला जाता नेम में और मिकी चला जाता एज में। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया भाई ये जो एज है यहाँ, उस एज में जाना चाहिए 50, और ये जो नेम है यहाँ पे, उस नेम में जाना चाहिए मिकी। तो ये मैच करेगा। तो नेम यहाँ इसके साथ मैच हो रहा है तो नेम में मिकी जाएगा और एज में 50 जाएगा। अगर इस तरीके से आप पैरामीटर से आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम कीवर्ड आर्गुमेंट्स, बिकॉज वी आर यूजिंग दीज कीवर्ड्स, जो कि इसके आर्गुमेंट्स है उनको एज ए कीवर्ड यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको पास कर रहे हैं। अनदर इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। द डिफॉल्ट आर्गुमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि ये जो ये एक फंक्शन है, फंक्शन डेफिनेशन है। 5 मिनट के लिए भूल जाओ यहाँ इक्वल्स टू 35 लिखा है, यहाँ सिर्फ लिखा है नेम और एज। तो उसके बाद यहाँ नेम डिस्प्ले हो रहा है और एज डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसका मतलब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए एटलीस्ट मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, एक तो नेम देना पड़ेगा और दूसरा एज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन कॉल जो है ये चलेगा, जबकि ये वाला फंक्शन कॉल जो है ये नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक ही पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, वो है नेम। तो एज कहाँ जाएगा, तो ये एरर दे देगा। एरर को खत्म करने के लिए वो हम क्या यूज करते हैं, वो यूज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। व्हाट इज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इज अ आर्ग्यूमेंट टू विच वी प्रोवाइड ए पर्टिकुलर डिफॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैंने एज को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना दिया और इसका वैल्यू डाल दिया 35। तो इस केस में क्या होगा, अगर सिर्फ नेम ही आ जाएगा तो एज का वैल्यू ऑटोमेटिकली 35 रह जाएगा।
जबकि इस पहली वाली एग्जांपल में यहाँ एज भी हम दे रहे हैं तो यहाँ ये ओवरराइट हो जाएगा 35। यहाँ इस केस में एज 50 रहेगा और नेम रहेगा मिकी, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इस केस में मैं सिर्फ नेम दे रहा हूँ तो नेम आ जाएगा, जबकि एज जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू रह जाएगा। तो इस तरीके से जब हम आर्ग्यूमेंट्स को यूज करते हैं या पास करते हैं, उसको कहते हैं हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। सिमिलरली लास्ट वन इज द वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब आप चाहते हैं कि मेरी फंक्शन ऐसी होनी चाहिए, उसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट दूं, दो आर्ग्यूमेंट्स दूं, 10 आर्ग्यूमेंट्स दूं, 20 आर्ग्यूमेंट्स दूं, वो सब पे चलना चाहिए। बट द कंडीशन इज सबके सब आर्ग्यूमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होंगे। तो अगर मैं वैसा करना चाहता हूँ, आप एक जैसे कि इससे पहले जो हमने किया अभी तक, जितने भी हमने यहाँ पे एग्जांपल्स की या हमने समझने की कोशिश की, वहां पे इस फंक्शन डेफिनेशन में दो आर्ग्यूमेंट्स थे, एक आर्ग्यूमेंट थे। अब जितने आर्ग्यूमेंट थे उतने ही मैं यहाँ से पास भी कर पाता था, उतने से ही मैं उस फंक्शन को कॉल भी कर रहा था। तो अब अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप ऐसी फंक्शन लिखना चाहते हैं जहां पे आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहते हैं और आपकी सेम फंक्शन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो वहां पे हम वी विल यूज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए आपको ये एस्ट्रिक साइन यूज करना है, जहां पे आप वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स को कैच करेंगे, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। दिस इज योर फंक्शन डेफिनेशन। अब यहाँ पे मैं बहुत सारे वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स देता था, लेकिन अब यहाँ वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। अब आपको सीधे ही एक नाम लिखना है और उस नाम के आगे आपको स्टार लिख देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो VARTUPLE जो वेरिएबल है, इसके अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं। मतलब अब आप एक आर्ग्यूमेंट से भी इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट से भी, 10 आर्ग्यूमेंट से भी, 4 आर्ग्यूमेंट से भी, जितने आर्ग्यूमेंट आप दे दो उतने आर्ग्यूमेंट्स से आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्टार लिखने की वजह से ये जो है, ये आपके पैरामीटर्स को, चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, उनको एज ए टपल ले लेता है। उसके बाद उस टपल को आप एक एक करके प्रोसेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया प्रिंट आउटपुट इज, कैसे, फिर फॉर के अंदर VAR इन VAR टपल, तो वेरिएबल टपल में एक एक एलिमेंट उठ के VAR में आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब एक एक करके आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। So this is the another way of passing the arguments to a particular function. So these are the four ways of passing the arguments to a function. तो हमने पहले ये देखा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, यूज कैसे करेंगे, क्यों यूज करेंगे, what are its benefits. Then we have discussed various ways of passing the arguments to a particular function. So any confusion till now? फर्स्ट वाला एक बार और बता दीजिए। किसी ने पूछा है वेरिएबल टपल सेम नंबर सेम डेटा लेगा कि डिफरेंट, कुछ भी लेगा, अगर डिफरेंट भी होगा वो भी ले लेगा। क्या फिर से क्या बताना है, कौन सा टाइप बताना है फिर से? फर्स्ट वाला, ये वाला वेरिएबल लेंथ वाला। वेरिएबल लेंथ में क्या करना चाहते हो आप? अगर फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिखना चाहता हूँ जिसमें एक पैरामीटर जा रहा है 10, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल बनाने थे मुझे? एक वेरिएबल। जबकि अगर ये वाली फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें 3 पैरामीटर पास कर रहा हूँ, तो यहाँ 3 वेरिएबल बनाने थे, फॉर एग्जाम्पल A, B, C। लेकिन मैं चाहता हूँ एक ही फंक्शन से हम तीनों, मतलब ये एक ही फंक्शन डेफिनेशन से मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर पाऊं और इसको भी एग्जीक्यूट कर पाऊं। उसके लिए व्हाट वी यूज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए आपको एक वेरिएबल बनाना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल A बना लिया आपने, और उसके आगे लिख देना है स्टार। स्टार लिखने से क्या हो जाता है, वो एक टपल बन जाता है, यानी कि जहां से जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे वो उनको एज ए टपल मान लेगा, तो ये एक टपल बन जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ जब मैं इसको, जब फॉर एग्जांपल ये वाली फंक्शन कॉल की जाएगी, यहाँ से कंट्रोल उठ के यहाँ आ जाएगा, तो VAR टपल में कितना आ जाएगा? सिर्फ 10। तो आउट यहाँ प्रिंट हो जाएगा आउटपुट इज, फिर यहाँ वेरिएबल टपल में 10 ही है सिर्फ, तो वेरिएबल में आ जाएगा 10, वो प्रिंट हो जाएगा, लूप खत्म, एंड इट विल रिटर्न। रिटर्न मतलब ये वापस जिस लाइन से कॉल किया जाता है उसी लाइन पे कंट्रोल वापस आ जाता है। अब ये तो लाइन एग्जीक्यूट हो गई, तो अब दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, यहाँ से फिर से कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा। अब इस केस में ये जो 70, 60 और 50 है, ये VAR टपल में आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा? आउटपुट इज, तो उसके बाद यहाँ आ जाएगा VAR में आ जाएगा 70, 60 और 50।
तो पहले VAR में 70, उसके बाद 60, उसके बाद 50, एक एक करके प्रोसेस हो जाएगा, काम खत्म, रिटर्न और वैल्यू कंट्रोल यहाँ पे वापस, और आपका काम हो गया। इसका मतलब एक ही फंक्शन डेफिनेशन से आपने उन दो फंक्शन कॉल्स को एग्जीक्यूट किया, विच वेरी इन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स।